बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों की खिदमत में सलाम। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान का कौमी बजट पेश हुआ। बजट के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो हंगामा आराई पार्लियामेंट में देखने में आई, कौम को उस पर बहुत तशवीश थी। लेकिन हुकूमत ने और अपोजिशन के सरकर्दा लीडरों ने यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर तहरीक इंसाफ के साथ एक ऐसा बिल पास कराया जिसका मकसद पाकिस्तान के कल्चर को तब्दील करना था। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी एनजीओज इस एजेंडे पर काम कर रही हैं और काम कर रही थीं, जिनको करोड़ों डॉलर की ग्रांट मिली कि पाकिस्तान का कल्चर तब्दील कर दिया जाए, पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम तोड़ दिया जाए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब सियासत में आईं तो ऑक्सफोर्ड की पढ़ने वाली ने सर पे दुपट्टा ले लिया और पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा बन गए। मोहम्मद खान जुनेजो शेरवानी पहनकर सामने आ गए, जनरल ज़ियाउल हक शेरवानी पहनकर सामने आ गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लाहौर प्रेस क्लब में एक मशहूर शख्सियत ने सियासत में आने का फैसला किया। तमाम सहाफ़ियों ने कहा कि आप तो प्ले बॉय वाली ज़िंदगी गुजार कर आए। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्ले बॉय था, मैं प्ले बॉय नहीं हूं। अब लोगों ने इत्मीनान किया और वेलकम कहा। यहां से तहरीक इंसाफ की सियासत और इमरान खान की सियासत शुरू हो गई। खान साहब ने कहा कि मैं सियासत का गंद साफ करूंगा, सियासत में करप्शन का खात्मा करूंगा और अवाम की खुशहाली मेरा अहम हदफ होगा। पूरी कौम मुंतजिर थी कि इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान में माशी खुशहाली का इनकलाब आएगा। खान साहब अपनी जबान से कहते थे 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। 3 साल उनकी हुकूमत को गुजर चुके हैं और आज की माशी सूरत हाल का जायजा लें तो 5.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे सिसकियां ले रहे हैं, रोटी को तरस रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, असमत फरोशी फरोग पा रही है। लेकिन खान साहब के पास इन मसाइल का अब कोई हल नहीं है। जब खान साहब ने यह देखा कि माशी सरगर्मियां बन नहीं रही, नौकरियां दे नहीं पा रहा, तो उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर घरेलू तशद्दुद बिल, जिसको हम ब्रांडेड बिल कहते हैं, कि वो बिल जो बाहर से आया है, खान साहब ने पेश किया। नून लीग ने अंगूठा लगाया, पीपल्स पार्टी ने अंगूठा लगाया और कहा अब वालदैन से बच्चों को आज़ाद कराना है। अब वालदैन का कंट्रोल नौजवानों पर नहीं रहेगा। कोई नौजवान कुछ भी कर ले, जैसे यूरोप में है, गर्लफ्रेंड को लेकर फिर रहा है, वालदैन उसे नहीं पूछ सकते। घर में ला रहा है, वालदैन उसे नहीं रोक सकते। इस बिल के बाद अगर किसी वालिद ने अपने बेटे या बेटी को किसी ऐसे इकदाम पर रोका जो उसके मिजाज के मुताबिक नहीं था, वो पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस सजा देगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी। बल्कि खान साहब ने तो उसका इंतजाम एक और भी किया हुआ है, शेल्टर होम बना दिए हैं। वालिद को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा कि वो बच्चों से दूर रहें। यह है तहरीक इंसाफ का एजेंडा,
ये है खान साहब की सियासत। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में तब्दीली जिसका दावा खान साहब करते रहे, वो ये तब्दीली थी? वो इस एजेंडे के लिए आए थे कि पाकिस्तान का कल्चर तब्दील कर दिया जाए, पाकिस्तान के खानदानी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया जाए? खान साहब, आपकी भूल है। माजी में भी बहुत से लोग ये करते रहे हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। आपने तो वही किया जो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम करते थे। 12 साल इस्लाम 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 की गर्दान उन्होंने जारी रखी, लेकिन इस्लाम इस्लामाबाद में भी नाफिज नहीं कर सके। आपको भी किसी उस्ताद ने गुर बता दिया कि पाकिस्तान के बड़े सादा मुसलमान हैं और ये मदीना से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये अपने नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लिहाजा रियासत मदीना का नारा लगा दो। आपने रियासत मदीना का नारा लगा दिया। मकसद क्या था? कि लोगों को एक नया फरेब दे दिया जाए। खान साहब, रियासत मदीना अब कोई नहीं बना सकता, इसलिए कि जिन्होंने रियासत मदीना बनाई थी, उनका किरदार, उनका अमल, उनकी जबान, हर चीज सच्ची थी। आप तो कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। आपकी तमाम तकरीरें झूठ का पलंदा है। यह वक्त ने साबित कर दिया, रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब जो शख्स झूठ बोल रहा हो, वो कैसे रियासत मदीना की बात कर सकता है? लेकिन एक काम आपने बड़ा अच्छा किया कि वो पार्लियामेंट जिसका दावा हमेशा से यह रहा कि वह अवाम की नुमाइंदा है, वो अपोजिशन जो आपके मुकाबले में अपने आप को बेहतर साबित कर रही थी, आपने सबको अपने साथ खड़ा कर लिया। इस बिल पे तमाम ने इत्तफाक किया और बड़ी तेजी से यह बिल पास हो गया, सेनेट से भी, और अब दोबारा कौमी असम्बली में आ रहा। आपने कौम बनाना था खान साहब, आप भूल गए, या शायद फिर कौम ने एक दफा फिर धोखा खा लिया। पहले नवाज शरीफ से धोखा खाया, जरदारी से धोखा खाया, परवेज मुशर्रफ से धोखा खाया। आपने तो धोखों की सीरीज बना दी है। रोटी ना मांगो, नौकरी ना मांगो, बल्कि आजादी, मादर पिदर आजादी आपको दी जा रही है, ताकि नौजवान दूसरी सरगर्मियों की तरफ चले जाएं और माशी खुशहाली के प्रोग्राम से हट जाएं। खान साहब, ऐसा नहीं होगा। रोटी की जरूरत हर शख्स को हर रोज पड़ती है। आपके ये मंसूबे नाकाम होंगे, और वो मंसूबा साज जो आपके पसे पर्दा आपको ड्राफ्ट बना बना के दे रहे हैं, उनकी गलतफहमी भी निकल जाएगी। पाकिस्तान अवाम ने बनाया था, आम लोगों की जद्दोजहद से बना था, कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में, और उसका मकसद वाज़े। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के आईन में लिखा है कि सुप्रीम कुरान और सुन्नत है। खान साहब, आपने उसकी नफी कर दिया। आप जिनको खुश कर रहे हैं, बताऊं आपके बारे में क्या राय रखते हैं? आपसे मुराद पाकिस्तान की लीडरशिप की बात हो रही है। अमेरिका के एक अटॉर्नी ने कहा था कि पैसे की खातिर पाकिस्तानी अपनी मां को भी बेच देते हैं। यह रिकॉर्ड पर बात है, तमाम अखबारात में मौजूद है। इस बिल ने और इसकी मंजूरी ने यह साबित कर दिया है कि जो काम एनजीओज कर रही थी, वो हुकूमत करने लग गई है। हुकूमत अवाम की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अवाम को इंतशार की तरफ धकेल कर उसका रास्ता बदल रही है। क्या यह कामयाबी का रास्ता है? पाकिस्तान सी पैक की वजह से इंटरनेशनल दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जिस मुल्क की आबादी का 80% अनपढ़ हो,
वो किसका मुकाबला करेंगे? पाकिस्तानी कौम के साथ कदम कदम पर जुल्म हुआ है। इकरा पर यकीन रखने वाली कौम को जाहिल रखा गया है। तालीम 20% से आगे नहीं बढ़ सकी और काबिल लोगों के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है पाकिस्तान में, वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर होते हैं। तो आपने एक और लॉलीपॉप दे दिया कि अब नौजवान किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, जो जी में आई करें। आज मुझे हेलरी का वो वाकया भी याद आ रहा है, जब मोहतरमा ने खातून अव्वल की हैसियत से इस्लामाबाद का दौरा किया, तो इस्लामाबाद के गज़ कॉलेज की तलबात ने सवाल किया, आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? उन्होंने कहा, वो बच्चे हमारा सबसे बड़ा मसला है जिनके वालिद नहीं हैं। खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि दूसरा निकाह नहीं किया जा सकता। क्या अच्छा होता कि आप ये कहते कि दूसरा निकाह वो तमाम तकाजे पूरे करने के बाद कर सकता है जो ज़रूरी हैं, जिनको औलाद की ज़रूरत है और औलाद की नेमत से महरूम है, वो दूसरा निकाह कैसे करेंगे? जो वैसे दूसरा निकाह करना चाहते हैं वो निकाह कैसे करेंगे? क्या आपके फार्मूले पर अमल करेंगे कि पहले तलाक दें उसके बाद दूसरा निकाह करें? और बगैर निकाह वाले जो बच्चे पैदा करेंगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मरहूम एदी साहब का झूला आप शहर शहर गांव गांव लगवाना चाहते हैं अब, क्योंकि जब वालिद का पूछ-गूछ करना जुर्म ठहरेगा तो बुराई के रास्ते खुलते चले जाएंगे। कौमी लीडर तो कौमें बनाता है। पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ है? इसको कौम नहीं बनने दिया गया, इसको टुकड़े टुकड़ों में इसलिए बांटा गया है ताकि करप्ट अशराफिया मजे करती रहे। लेकिन अब वो दौर नहीं आएगा। सच्चाई का दौर दौरा होना है और सच्चाई को खान साहब कोई नहीं रोक सकता। ये बात शहबाज शरीफ साहब भी समझ लें, नवाज शरीफ साहब भी समझ लें, जरदारी साहब भी समझ लें और खान साहब खुद भी समझ लें, हत्ता के पूरी पार्लियामेंट भी ये समझ ले कि अब झूठ नहीं चलेगा, सच गालिब आएगा। क्योंकि एक बड़े मार्के की तैयारी है और वो बड़ा मार्का इस खित्ते में होना है। आप क्या समझते हैं, इस तरह के बिल पास करने का मकसद उस बड़े मार्के को रोकना है? क्या आप रोक सकते हैं? जो तय है, जो होना है, वो होकर रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फैसला कुल मार्का इसी खित्ते में होगा। आपने कश्मीर पर सरेंडर किया है और आप देखेंगे इसी खित्ते से वो काफिले उठेंगे, वो फौजें उठेंगी जो इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नई सफ़बंदियाँ कर देंगी। उसको कोई नहीं रोक सकेगा। ऐसे 50 बिल आप ले आएँ, ये बिल आपके गिरेबान पे लोगों को ले आएंगे। पूरी पार्लियामेंट अवाम के कटहरे में खड़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेक्स फ्री मिजाज के लोग मजमूई तौर पे नहीं हैं। अशराफिया के तबके में तो ये है, मखसूस तबकात में तो ये है, लेकिन 20 करोड़ अवाम सेक्स फ्री माशरा नहीं चाहते। वो इज्जतदार माशरा चाहते हैं, वो पाकिस्तान की अकदार के मुताबिक माशरा चाहते हैं। आपने तो पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म कर दी। शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, सब ने ख़त्म कर दी। जब आइन की बुनियादी शिकों के खिलाफ आप बिल पास करते हैं तो अमली तौर पे आप उसकी नफ़ी कर देते हैं अपने किरदार की। तो पार्लियामेंट की तो नफ़ी कर दिया आपने। अब ये बिल और अवाम आमने सामने होंगे। लोग पूछेंगे कि हम अपने बच्चों से नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी सरगर्मियां क्या हैं? पुलिस मदाखलत करेगी। उसके बाद क्या होगा? आप ये चाहते हैं कि घर घर खाना जंगी हो। ये बिल फसाद की जड़ है। तशद्दुद रोकना चाहिए था उन पर जो मजलूम मजबूर हैं, लेकिन तशद्दुद की आड़ में आपने पूरे ख़ानदानी निज़ाम को दाव पे लगा दिया है। उसका नुकसान
इस कौम को पहुंचना है, फिर इस मुल्क को पहुंचना है, क्योंकि ये मुल्क जिन पिलर्स पर खड़ा है उसमें बेशुमार ख़ानदानों की रिवायात जुड़ी हुई हैं जो वफ़ादारी और मोहब्बत से आसूदा हैं। आप देखते नहीं हैं कि एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हो या जवान हो, वो अपने बेटे को बड़े शौक़ से फ़ौज में किस लिए भेज रहा होता है और वो किस तरह तैयार करता है उसे, काबिल गौर बात है। उसका मकसद सिर्फ उसी सूरत ये होता है कि जिस जहाद का हिस्सा मैं बना हूँ, जिस फ़ौज से गाजी बनकर मैं आया हूँ, मेरा बेटा भी उसी तरफ जाए, वो गाजी या शहीद बने। जब उसे मादर पिदर आज़ाद माशरे में धकेला जाएगा तो फिर वो क्या बनेगा? आपने नहीं सोचा होगा, ये सिर्फ उन्होंने सोचा है जिन्होंने इस बिल को तराश खराश के आपके पास भेजा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अंदर से बिखरना शुरू हो जाए, पाकिस्तानी माशरा टूटना शुरू हो जाए, नफ्सा नफ्सी का दौर हो जाए, लेकिन नहीं होगा। उसकी वजह कि लोग बेनमाजी तो हो सकते हैं लेकिन सच्चाई के रास्ते को पसंद ज़रूर करते हैं, और जब भी मुल्क और कौम को ज़रूरत पड़ी वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। लिहाजा याद रखिए, ये फैसला कुन मार्के का आगाज़ हो चुका है और आप वो फसल पका रहे हैं जिसने कटना है और ज़रूर कटेगी। अल्लामा इकबाल साहब से माज़रत के साथ एक छोटी सी तरमीम, अगरचे बुत हैं कायदीन की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं कायदीन की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें यानी 20 करोड़ अवाम को हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह।